कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल में। मित्रों, हमने मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के जो 11वीं क्लास के चैप्टर्स हैं उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी और इस सीरीज़ में अब तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो चैप्टर मित्रों हम पढ़ेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अधिगम का। और आप सबको पता है कि अधिगम के जितने भी सिद्धांत होते हैं, चाहे हम एसआर थ्योरी की बात करें, क्रिया प्रसूत सिद्धांत की बात करें, या पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत की बात करें, ठीक है, या गेस्टॉल्ट की बात करें, ये सारे के सारे अधिगम सिद्धांत जो होते हैं मित्रों वो हर परीक्षा, चाहे आप सी-टेट, यूपी-टेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या केवीएस, जीएसएसबी, किसी भी एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ से इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आना संभव ही रहता है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आज मित्रों जो हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अधिगम का, और अधिगम का स्वरूप देखेंगे, अधिगम के प्रतिमान की बात करेंगे, प्राचीन अनुबंधन की बात करेंगे, 1904 में पावलोव का जो अधिगम सिद्धांत था। फिर बीएफ स्किनर के द्वारा दिए गए क्रिया प्रसूत नैमितिक अनुबंधन की बात करेंगे, जिसमें हम परिवलन की बात करेंगे, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक अधिगम की बात होगी। उसके बाद हम अधिगम के प्रकार जैसे प्रेक्षणात्मक अधिगम जो बंडूरा का है, संज्ञानात्मक अधिगम, ठीक है, जो जिन प्याजे का है, वाचिक अधिगम, संप्रत्य अधिगम, इन सब की बात करेंगे। मित्रों ये चैप्टर हमने टोटल 2 पार्ट में बटेगा क्योंकि 26 पेज का चैप्टर है तो एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम 2 पेज में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, परिचय में तो सिर्फ हमें ये चीज़ बताई गई है कि किस प्रकार नवजात शिशु जो होता है वो अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, भोजन ढूंढ लेता है, ये सब चीज़ें इस चीज़ के अंदर बताई गई है। बेसिक जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, अधिगम का स्वरूप। तो देखिए मित्रों, अधिगम का स्वरूप जो हमें बताया गया है, ये बताया गया है कि व्यवहार जो होता है मनुष्य का किस तरीके से होता है। अधिगम होता क्या है? देखिए, मनुष्य अधिगम क्यों होता है, वह अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन होता है। यानी कि हम अपने जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं उसके कारण से हमारे व्यवहार में कुछ स्थायी परिवर्तन होते चले जाते हैं और वही हमारा अधिगम कहलाते हैं। देखिए, व्यवहार में परिवर्तन जो होते हैं कई बार थकान के कारण भी हो सकते हैं, कुछ मेडिसिन्स के कारण यानी दवाइयों के कारण भी हो सकते हैं, पर इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। या मादक पदार्थों के सेवन से जो व्यक्ति के व्यवहार में आने वाले परिवर्तन होते हैं ये सब अस्थायी परिवर्तन होते हैं मित्रों। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अधिगम जो होते हैं केवल उन्हीं परिवर्तनों को कहा जाता है जो कि स्थायी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अस्थायी परिवर्तन को जो होते हैं वह अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो दिया सलाई जला रहा है, दिया सलाई जलाते समय यानी माचिस की तीली जलाते समय उसके हाथ जल जाता है, तो आगे से वो इस बात के लिए अधिगमित हो चुका है कि वो माचिस को जलाते समय उसको काफ़ी सावधानी पूर्वक जलाएगा, ठीक है मित्रों। परंतु औषधि, थकान के कारण से या पढ़ते समय कई बार हमारी रुचि नहीं रहती है, तो इस प्रकार से जो अधिगम होता है वो स्थायी नहीं होते हैं, क्षणिक परिवर्तन होते हैं व्यवहार में और इन्हें अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो अभी तो हमने ये देखा मित्रों कि अधिगम की श्रेणी में किसको रखा जाता है। अब आप देखेंगे कि मनोविज्ञान रुचि इस बात को समझने के लिए शब्दों की सूची कैसे सीखी जाती है। तो देखिए, शब्दों की सूची सीखने के लिए सबसे पहले पूर्व परीक्षण करना होता है कि कोई व्यक्ति अधिगम के पहले कितना जानता है। यानी कि मान लीजिए आप एक टीचर की तरह क्लास में जा रहे हैं, और ये बात हमने बीएड में भी सीखी थी कि जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बालक के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ को सिखाना, हम उसके व्यवहार में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम उसमें स्थायी परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को सिखाना चाह रहे हैं उस व्यक्ति को, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि वो वास्तव में उस चीज़ को कितना जानता है, ठीक है। तो पूर्व परीक्षण करना पड़ता है, पहला पॉइंट। दूसरा होता है निर्धारित समय में स्मरण करने के लिए शब्दों की एक सूची प्रस्तुत करना। यानी कि फिर हमें क्या करना होता है, बोर्ड पर उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिख देने होते हैं, एक सूची लिख देनी होती है, ठीक है, जो हम चाहते हैं कि बालक जो होते हैं निर्धारित समय में इस सूची को स्मरण कर लें। इस समय के दौरान नूतन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा शब्दों की सूची का प्रक्रमण करना होता है, ठीक है। फिर वो उसको देखता है, उस सूची का प्रक्रमण करता है और उसके पूर्ण होने के पश्चात नूतन ज्ञान उसे अर्जित हो जाता है, ठीक है। और कुछ समय व्यतीत होने के बाद उपरांत व्यक्ति द्वारा प्रक्रमित सूचना का पुनः स्मरण करना। देखिए, ये कितना जानता है या कितना उसे नवीन ज्ञान देना है, इस बात की तुलना कर सकना या अनुमान लगा सकता है कि अधिगम हुआ है या नहीं हुआ है, इसके आधार पर हम बताते हैं। इस प्रकार अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया होती है, निष्पादन से भिन्न होता है, ये परफॉर्मेंस से भिन्न होता है, ठीक है। देखिए, व्यवहार का अनुक्रिया या क्रिया है। आइए अब हम इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इस बात का पता लगाते हैं कि किस आधार पर होता है। तो देखिए, अधिगम के प्रतिमान क्या क्या हैं।
तो देखिए अधिगम कई विधियों से होता है। इसमें से कुछ विधियों का प्रयोग साधारण प्रकार के अनुक्रियाओं के अर्जन में होता है, जबकि कुछ का उपयोग जो होता है वह जटिल अनुक्रियाओं को प्राप्त करने में होता है। ठीक है, अभी हम जैसे बात करते हैं सरलतम विधि को, तो हम अनुबंधन कंडीशनल की बात करेंगे। इसमें दो प्रमुख प्रकार होते हैं कंडीशनिंग में। एक तो है प्राचीन अनुबंधन और एक है क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है मित्रों, तो और उसी के बाद हम इसके अतिरिक्त देखेंगे तो प्रेक्षणात्मक यानी ऑब्जर्वेशनल, ठीक है, यानी अनुक्रमणात्मक भी कहा जाता है, सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है, संज्ञानात्मक अधिगम यानी कॉग्निटिव लर्निंग, वाच्य अधिगम यानी वर्बल लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय लर्निंग एवं स्किल लर्निंग भी कई प्रकार होते हैं। अब देखिए हम प्राचीन अनुबंधन की बात करते हैं। तो हम सबने जब बीएड के समय पढ़ा था तो हमने एक 1904 में यानी 1904 में, ठीक है, पावलोव के बारे में बात करी थी। पावलोव ने क्या करा था, 1904 में तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। पावलोव ने एक ये प्रसिद्ध इवान पी पावलोव रूसी वैज्ञानिक थे और ये एक जैव वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग जो था वो कुत्तों पे किया था। ठीक है, पावलोव का मुख्य उद्देश्य पाचन क्रिया की शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था। उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान जिन कुत्तों पर प्रयोग किया, ठीक है, उन्हें अपने भोजन के खाली प्लेट को देखते ही लार स्राव करने लगते हैं, उनको इस बात का अनुमान था। तो उन्होंने इसके ऊपर प्रयोग करने के लिए एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में एक कुत्ते को फिक्स मतलब एक शिकंजे में कस लिया, मतलब उसे बॉक्स में बंद कर दिया और फिर उसकी जो जबड़ा होता है, यहाँ से जो लाल ग्रंथि होती है उसको हम ये कहते हैं ऑपरेशन के द्वारा, सर्जिकल के द्वारा निकाल कर एक उससे नली को जो थी है बॉक्स के अंदर एक डिब्बे के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, और उसके बाद शल्य क्रिया द्वारा हमने बता ही दिया फिट कर दी गई और लार निकलते हुए शीशे के एक गिलास में डाल दी गई। अब ये जो है नीचे चित्र में भी दिखाया गया है और उसके बाद उसे भूखा रखा गया। अब क्योंकि कुत्ता भूखा था और इस प्रक्रिया में फिर क्या किया गया कि उसके सामने मांस का चूर्ण डाला गया। तो देखा गया कि मांस का चूर्ण डालने पर उसके मुंह में लार आती है, ठीक है, तथा वो भोजन ग्रहण करता है। तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। भोजन देखकर भूखे कुत्ते के मुंह में तो लार आना स्वाभाविक क्रिया थी। तो हम ये कहते हैं अनकंडीशनल, यहाँ पर जो स्टिमुलस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है वो भोजन है, ठीक है, यानी कि फूड है, और अनकंडीशनल जो रिस्पॉन्स उसने दिया वो उसकी लार का आना था। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं कि फिर आगे के प्रयोगों में क्या किया गया कि जब कुत्ते को सामने भोजन दिया गया तो भोजन देने से पहले उसके सामने घंटी बजा दी गई। तो यानी कि घंटी बजाना ये हम बात कर रहे हैं कि अब हम उसमें प्रक्रिया चला रहे हैं, यानी एक प्रोसेस चला रहे हैं जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि घंटी का बजना एक कंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है, क्योंकि और उसके बाद हम उसे भोजन देते हैं। तो भोजन देकर लार का आना यानी कि भोजन अनकंडीशनल है, स्टिमुलस था, और लार आना अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। उसके साथ साथ हमने एक कंडीशनल स्टिमुलस को जोड़ना शुरू किया। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, जैसे हमने घंटी की आवाज़ का, और धीरे धीरे हमने क्या देखा कि इस कंडीशनल स्टिमुलस ने अनकंडीशनल स्टिमुलस को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि उसे स्थापित कर दिया, उसे प्रतिस्थापित कर दिया और उसकी जगह खुद ले ली। यानी कहने का मतलब अब जैसे ही घंटी बजाई जाती तो कुत्ता क्या करने लगता, धीरे धीरे कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार देना प्रारंभ कर दिया। यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस घंटी पर अब वो कंडीशनल रिस्पॉन्स देने लगा। तो देखिए अनकंडीशनल रिस्पॉन्स तब था जब वो भोजन देखकर लार दे रहा था, पर अब उसने कंडीशनल स्टिमुलस पर अपनी लार देना प्रारंभ कर दिया, इसीलिए इसे कंडीशनल रिस्पॉन्स कहा गया मित्रों। ठीक है, तो यही प्राचीन अनुबंधन था। इसमें एक सहचार्य स्थापित किया गया, इसमें एक अनुबंधन स्थापित किया गया, सहचार्य स्थापित किया गया, जिसमें हमने दो उद्दीपकों के बीच में और एक अनुक्रिया के बीच में सहचार्य स्थापित किया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्राचीन अनुबंधन इसी को कहा जाता है। और इसमें जो नीचे चित्र दिया गया है उसके अभी हम देखेंगे। तो इसमें हम ये बात करते हैं कि यहाँ एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के घटित होने की संभावना को दर्शाते हैं। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में प्राचीन अनुबंधन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि आप खाना खाकर अभी अभी तृप्त हुए हैं, तभी आपके बगल की मेज पे एक मिठाई परोसी गई है। आप अपने मुंह में उसके स्वाद का संकेत देखते हैं, लार स्रावित आरंभ हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशनल चीज़ होती है, ये एक हम ये कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया होती है। शैशवावस्था में बच्चे तीव्र ध्वनि से स्वभाव रूप से डरते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा फूला हुआ गुब्बारा पकड़ता है और जो तीव्र ध्वनि के साथ उसके हाथ में फट जाता है, बच्चा डर जाता है। अब अगली बार उसे गुब्बारा पकड़ाया जाएगा तो उसके लिए तीव्र ध्वनि का संकेत बन जाता है और वह भय की अनुक्रिया उत्पन्न करता है। ठीक है, इसे कंडीशनल स्टिमुलस कहा जाएगा। यहाँ पर गुब्बारा के रूप में गुब्बारा है और अनकंडीशनल स्टिमुलस
के रूप में तीव्र ध्वनि के साथ साथ प्रस्तुत किए जाने के कारण होते हैं। तो अब देखिए मित्रों, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इस टेबल को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए यहाँ पर अनुबंधन से पूर्व जो भोजन दिया गया, ठीक है, वो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस था, जो मैंने आपको बताया। लार आना एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। अनुबंधन के समय, यानी कि जब अनुबंधन हो रहा था, जब सहचार्य स्थापित किया जा रहा था, तब हमने क्या किया, घंटी के साथ भोजन दिया। तो घंटी के साथ भोजन दिया, इट मीन्स हमने घंटी कंडीशनल स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनल स्टिमुलस को परोसा, जिससे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, जब सहचार्य स्थापित हो गया, जब अनुबंधन हो गया, तब क्या होने लगा, घंटी की ध्वनि यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस के साथ साथ कंडीशनल रिस्पॉन्स आने लगे। ठीक है मित्रों, तो प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक क्या होते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए, प्राचीन अनुबंधन में कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से अनुक्रिया प्राप्त होती है, ये अनेक कारकों पर निर्भर करता है। जैसे उद्दीपकों के बीच के समांतराल पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी जब हम अनुबंधन करवा रहे हैं तो उस समय दोनों उद्दीपक जो साथ साथ दिए जा रहे हैं उनके बीच का समांतराल कितना है, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है मित्रों, पहली 3 प्रक्रिया अग्रवर्ती अनुबंधन की हैं तथा चौथी प्रक्रिया पश्चगामी यानी बैकवर्ड कंडीशनिंग की है। इस प्रक्रिया की मूल प्रायोगिक अवस्था इस प्रकार से है। देखें, जब अनुबंधित या अनअनुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, इसे सहकालिक अनुबंधन कहा जाता है, यानी दोनों चीज़ों को साथ साथ दे दिया जाए। मैं घंटी भी बजाऊं और भोजन भी दूं, ठीक है, तो मैं अनुबंधन जो कर रही हूँ उसमें दोनों चीज़ें एक साथ दी, इसीलिए इसे सहकालिक कंडीशन कहा जाता है मित्रों। विलंबित अनुबंधन यानी डिलेड कंडीशन की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, इसमें प्रारंभ में अनअनुबंधित यानी अनकंडीशनल उद्दीपक दिया जाता है। ठीक है, अनकंडीशनल उद्दीपक से पहले होता है अनुबंधित उद्दीपक, यानी घंटी पहले बजाई जाएगी और उसके बाद भोजन दिया जाएगा मित्रों। ठीक है, अवशेष अनुबंधन यानी ट्रेस कंडीशन की में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ और अंत अनअनुबंधित उद्दीपक से पहले होता है, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस पहले दिया जाएगा और उसे पहले ही बंद किया जाएगा, जबकि अनअनुबंधित उद्दीपक उसके बाद दिया जाएगा। और बैकवर्ड कंडीशनिंग की प्रक्रिया में अनअनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ, यानी कि भोजन पहले दिया जाएगा और घंटी बाद में बजाई जाएगी। तो ये 4 प्रक्रिया होती हैं और आप देखेंगे प्रयोगों से स्पष्ट हो गया कि विलंबित अनुबंधन की प्रक्रिया अनअनुबंधित प्रक्रिया में प्राप्त करने की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। यानी कि जो अभी देखें, विलंबित डिलेड में हमने क्या पढ़ा था कि हम पहले घंटी बजा रहे हैं और उसके कुछ समय पश्चात जो होती है भोजन दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया होती है सर्वाधिक अच्छी प्रक्रिया थी, जिससे बच्चों को सिखाया जा सकता है या उसमें सहचार्य किया जा सकता है। अब देखिए, अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार क्या होते हैं। प्राचीन अनुबंधन के अध्ययनों में प्रयुक्त अनअनुबंधित उद्दीपक मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रवृत्त्यात्मक तथा विमुखी। प्रवृत्त्यात्मक वो सब चीज़ होती है जिसमें हमारा खाना पीना, ठीक है, दुलारना आदि, ये सभी अनुक्रियाएं जो हमें संतोष और प्रसन्नता प्रदान करती हैं, ये प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ठीक है, दूसरी ओर विमुखी अनअनुबंधित उद्दीपक जैसे शोर, ठीक है, कड़वा स्वाद, विद्युत आघात, पीड़ादायी सुई या दुखदायी या क्षतिकारक होते हैं। ये परिहार या पलायन की अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं। ये ज्ञात हुआ है कि प्रवृत्त्यात्मक प्राचीन अनुबंधन अपेक्षाकृत धीमा होता है, जबकि विमुखी प्राचीन अनुबंधन 2-3 प्रयासों में ही स्थापित हो जाता है। अर्थात अगर हम किसी बालक को पढ़ाना चाह रहे हैं तो शुरू में पढ़ना उसके लिए क्योंकि एक जगह बैठना पड़ेगा, उसे अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, मानसिक क्रियाएं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या होगा, एक विमुखी अनुबंधित प्रक्रिया में आएगा। ठीक है, परंतु 2-3 प्रयास अगर उसके साथ किए जाएँ तो वो इस प्रक्रिया को सीख जाता है मित्रों। अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता, अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता प्रवृत्त्यात्मक और विमुखी प्राचीन अनुबंधन दोनों ही दिशा को प्रभावित करते हैं। ठीक है मित्रों, तो अर्जन की गति कितनी होती है, ये सब बातें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि कोई बालक कितना अर्जन करेगा। आगे देखिए मित्रों, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन की। देखिए, ये BF क्रिया के द्वारा दिया गया है। क्रिया प्रसूत मतलब क्रिया करके सीखना, नाम से पता चल जाएगा। नैमित्तिक मतलब कुछ मिलना। ठीक है, अर्थात हम ये कहते हैं ऑपरेट है ये चीज़। ठीक है, और ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती है। ठीक है, नियंत्रण और इसके नियंत्रण में रहती है। क्रिया प्रसूत पद का उपयोग किया जाता है क्योंकि प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है मित्रों, यानी ऑपरेट कंडीशनिंग कहलाता है।
स्कर्नर ने इसे समझाने के लिए भूखे चूहों को एक बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था मित्रों, ठीक है, और लीवर को दबाने पर बॉक्स के ऊपर रखा हुआ एक भोजन का पात्र था, जिससे निश्चित मात्रा में भोजन जो है वो नीचे रखी हुई एक प्लेट, बॉक्स में रखी हुई एक प्लेट में निश्चित मात्रा का भोजन गिर जाता था। अब जब स्किनर ने उस चूहे को बॉक्स में बंद किया तो उस समय चूहा जो था वो भूखा था और उसे नहीं पता था कि लीवर कैसे दबाना है या भोजन किस प्रकार से प्राप्त होगा। परंतु अन्वेषण, उसने खोज, रिसर्च प्रारंभ करी, ठीक है, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। तो उसने क्या करा, अपने पंजों से इधर उधर हाथ मारना शुरू किया, बॉक्स की दीवारों को खुरचना शुरू किया या इधर उधर बहुत सारी अनुक्रिया करना शुरू कर दी, और उसका हाथ एक लीवर पे जाकर पड़ गया, एक पंजा उसका लीवर पे जाके पड़ गया, और जैसे ही लीवर दबा मित्रों, तो पात्र में, बॉक्स में ऊपर रखा हुआ जो भोजन था वो नीचे की तरफ प्लेट में आ गया और उसने भोजन कर लिया। इसी प्रकार से अब उसने क्या करा कि धीरे धीरे उसको प्रबलन मिलता गया, यानी कि उसको री मिलता गया, और री मिलने के कारण से उसने लीवर को दबाकर भोजन ग्रहण करना, प्राप्त करना सीख लिया। अब क्योंकि इसमें जो वह है क्रिया कर रहा है, ठीक है, तो क्रिया, इसीलिए इसे ऑपरेटिंग कंडीशनिंग कहा गया है मित्रों, यानी कि, और इसमें आप देखेंगे प्रबलन पर भी जोर दिया गया है। तो अगर हम दोनों की बात करें, यानी कि प्राचीन अनुबंधन और जो अभी हमने पावलोव को पढ़ा था, और ऑपरेट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसिद्ध अनुबंधन की बात करें, तो आप देखेंगे कि प्राचीन अनुबंधन में बालक या कोई भी जो है वो खुद क्रिया नहीं कर रहा है, ठीक है, और लेकिन जो नैमित्तिक अनुबंधन है उसमें वो खुद क्रिया करके सीख रहा है। तो इस प्रकार से भोजन प्राप्त करना एक निमित्त होता है। इस प्रकार से अधिगम को नैमित्तिक अनुबंधन भी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसे कहा जाता है मित्रों। तो ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये BF स्किनर के द्वारा दी गई थी। दैनिक जीवन में नैमित्तिक अनुबंधन के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे घरों में बच्चे अपनी माँ के न रहने पर मिठाई का वह स्थान ढूंढते हैं जहाँ पर मिठाई छुपाई गई हो, और फिर जब मिठाई का छुपाई गई स्थान उन्हें मिल जाता है तो उस मिठाई को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें प्रबलन मिलता है, ठीक है मित्रों। तो इसी प्रकार से रेडियो, कैमरा, टीवी इत्यादि के जो रिमोट होते हैं वो उसे छुपा दिया जाता है, तो बालक उसे ढूंढ लेते हैं, ठीक है। क्रिया प्रसिद्ध अनुबंधन के निर्धारक क्या होते हैं, तो इसका निर्धारक होता है मित्रों रीइंफॉर्मेंट्स, ठीक है, यानी परवलक। परवलक जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा जो होती है बालक सीखने की प्रक्रिया जो होती है उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। परवलक की अनेक विशेषता होती हैं जो अनुक्रिया की दिशा व शक्ति को निर्धारित करती हैं। परवलक धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। धनात्मक परवलक वो होते हैं जो प्रसन्नता देते हैं, संतोष देते हैं, ठीक है, या आनंद की अनुभूति करवाते हैं, ठीक है, और ऋणात्मक अनुभव वो होते हैं जो पीड़ादायी होते हैं, जो कष्टप्रदायी होते हैं, ठीक है। अब ऋणात्मक जो अनुबंधन या प्रबलक होते हैं, ऋणात्मक प्रबलक में किसी भी प्रकार से दंड को शामिल नहीं किया जाता है मित्रों। क्यों? क्योंकि दंड होने पर पलायन की भावना प्रवृत्त हो जाती है, और पलायन की भावना प्रवृत्त होते ही जो हम ये कहते हैं अधिगम करता है, यानी कि जो सीखने वाला है वो सीखेगा नहीं, उसमें अधिगम करता जो है वो अधिगम करवाने वाले के प्रति विकर्षण का अनुभव करने लगेगा, यानी कि एक रिपल्शन होने लगेगा, और जब उन दोनों के बीच में रिपल्शन होने लगेगा तो वो उसके द्वारा सिखाई जाने वाली क्रियाओं में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। प्रबलन की संख्या तथा अन्य विशेषताएं। अब कितने प्रबलन होने चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए, तो देखिए ये देखा गया है कि प्रबलन की संख्या से हमारा आशय उन प्रयासों की संख्या से होता है जिसमें प्राणी को प्रबलन या पुरस्कार प्राप्त होता है। प्रबलन की मात्रा से आशय प्रबलित करने वाला उद्दीपक, भोजन, पानी, पीड़ादायक कारक की तीव्रता की कितनी मात्रा होती है, इस बात पे ध्यान करता है। देखिए प्रबलन की अनुसूचियाँ अगर हम देखें तो प्रबलन अनुसूची अनुबंधन के प्रयासों के दौरान प्रबलन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को कहते हैं। प्रत्येक प्रबलन अनुसूची अनुबंधन की दिशा को अपने अपने ढंग से प्रभावित करती है, ठीक है मित्रों। नैमित्तिक अनुबंधन यानी इंस्ट्रूमेंटल जो हम ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं, में किसी प्राणी को कितने अर्जन प्रयास में प्रबलन दिया जाए। कुछ प्रयासों में यह दिया जाता है और दूसरे प्रयासों में नहीं दिया जाता है। तो हम देखेंगे सतत प्रबलन अगर दिया जाता है तो इसके विपरीत यदि सविराम यानी कि कुछ आंशिक पार्शियल रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, ठीक है, कुछ क्रियाओं में, तो देखा जाता है कि सतत प्रबलन की अपेक्षा में विलोप के प्रति ज़्यादा विरोध पैदा होता है, किसमें, पार्शियल रीइंफोर्समेंट में, यानी कि जब टुकड़ों में यानी कुछ कुछ जगह पर प्रबलन दिया जाए, हमेशा नहीं, हर बात पे नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो विलंबित प्रबलन जो होता है, किसी भी प्रबलन की प्रबलनकारी क्षमता विलंबन के साथ साथ कम होती जाती है, यानी कि जब हम लेट करेंगे यानी प्रबलन नहीं देंगे, मान लीजिए किसी बालक ने बहुत अच्छा काम किया और हम उसको उस समय पर प्रबलन न देके थोड़ी देर बाद दें, तो उसमें
अच्छा कार्य करने की प्रवृत्ति जो होती है वो कम होती जाएगी, विलंबित होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है मित्रों, तो रीइंफोर्समेंट उसी टाइम पे दिया जाना चाहिए। अब देखें, बच्चों से पूछा जाए कि किसी काम को करने के तुरंत बाद एक छोटा पुरस्कार या लंबे अंतराल के बाद एक बड़ा पुरस्कार लेना पसंद करेंगे, तो आप देखेंगे छोटा पुरस्कार तुरंत लेना पसंद करेंगे, यानी विलंबन नहीं होना चाहिए। प्रमुख अधिगम प्रक्रियाओं की हम बात करते हैं, तो जब अधिगम घटित होता है, चाहे वह प्राचीन अनुबंधन हो या क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो, तब इसमें कुछ प्रक्रिया घटित होती हैं। ये प्रबलन, विलोपन, ठीक है, या अर्जित अनुक्रिया का घटित न होना, कुछ खास दशाओं में अधिगम का अन्य उद्दीपकों के प्रति सामान्यकरण, प्रबलन देने वाले प्रबलन ना देने वाले उद्दीपकों के बीच में विभेदन तथा स्वतः पुनः प्राप्ति होती है। कहने का मतलब, जब तक हम प्रबलन दे रहे थे, जब तक उसे रीइंफॉर्मर मिल रहा था, तब तक वो चीज़ जो थी सुचारू रूप से चलने लगती है। लेकिन जब प्रबलन देना बंद किया जाता है तो वो चीज़ विलोप होना शुरू हो जाती है, यानी वो चीज़ भूलना शुरू कर देता है। ठीक है मित्रों, अब बात ये होती है कि चाह विलोप हुई हुई चीज़ जो होती है वो स्थायी होती है, तो नहीं, विलोप हुई हुई चीज़ स्थायी नहीं होती है। कुछ समय पश्चात अगर उसे वापस से वो चीज़ दी जाए, ठीक है, तो वो वापस जो होती है विलोप हुई हुई चीज़ उसकी वापस से आ जाती है। लेकिन इस बात की जो होती है टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना विश्राम दिया गया है। ठीक है, यानी कि कितने समय तक उस चीज़ को विश्रामित कर दिया गया है। तो देखें, इस बात का अगर हम देखें तो CS और SR थ्योरी के बीच में, ठीक है, काफ़ी हम, ठीक है मित्रों, तो CS और CR थ्योरी के बीच में अननुबंधित उद्दीपक US यानी कि जो अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया जा रहा था, इसमें रेजिस्टेंस का अगर हम देखें एक्सटेंशन, तो काफ़ी इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। धीरे धीरे चीज़ों का क्षीण हो जाना, लेकिन वो कितने समय तक क्षीण होंगी, कितने समय तक के लिए चली जाएंगी, ये बात डिपेंड करती है कि कितने समय का उसे विश्राम दिया जा रहा है। ठीक है मित्रों, यहाँ नीचे एक हम बात करेंगे जिसमें हम एक ग्राफ हमें दिया गया है। देखिए, आप इस ग्राफ में अगर देखते हैं तो अनुबंधित अनुक्रिया की प्रबलता एक आधार रेखा है, दोनों मिलकर चल रहे हैं। विलोप धीरे धीरे विलोप होता जा रहा है, विश्राम कुछ समय तक के लिए दे दिया गया उसे। ठीक है, तो ये पुनः प्राप्ति हो जाती है। आप देखें, जब हम किसी चीज़ का विलोपन करते हैं तो सिखाया गया जो अधिगम होता है वो विलोपन का विरोध भी करता है। इस बात की स्पष्टता इस बात से हो जाती है कि जब प्रबलन नहीं दिया जाता है तब भी कुछ समय के लिए, यानी कि जब प्रबलन नहीं दिया जा रहा है, या फिर अगर हम बात करें कि कुत्ते को अगर पावलोव जो होते हैं थोड़े समय तक भोजन नहीं देते हैं घंटी की आवाज़ के साथ, तो घंटी की आवाज़ में के साथ थोड़े समय तक लार आना बना रहता है। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे कर वो चीज़ विलोपित होती है, एकदम से वो चीज़ विलोपित नहीं हो जाती है। ठीक है मित्रों, और बीच में जो विश्राम दिया जाता है वो टाइम हो जाता है जब तक वो नहीं दी जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मित्रों इन दो के बाद प्रेक्षणात्मक अधिगम, यानी ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात जो होती है वो अनुकरणात्मक भी कहा जा सकता है। बांडुरा के द्वारा इस बात को बताया गया था। देखिए, मानव जो होता है वह अनुकरण से सीखता है। देखिए, समाज में कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जब हमें, या कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि हमें इन घटनाओं के प्रति किस प्रकार का व्यवहार देना है। तब हम क्या करते हैं कि अपनों से बड़े, ठीक है, या अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को देखते हैं और जिस प्रकार का व्यवहार वह प्रदर्शित कर रहे हैं उसी प्रकार का व्यवहार हम प्रदर्शित करना सीख जाते हैं। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम हमें ये बताता है कि हम कई चीज़ें जो होती हैं समाज में प्रेक्षण के द्वारा भी सीखते हैं, यानी कि हम कई चीज़ों को सोशल लर्निंग, अब क्योंकि इसमें सामाजिक चीज़ों को सीखा जाता है इसीलिए इसे सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है मित्रों। और यहाँ पर एक मॉडल होते हैं, एक आइडल होते हैं, यानी कि मॉडल, क्योंकि हम उन्हीं को देखकर सीखते हैं, तो इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है मित्रों। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि कई चीज़ें होती हैं, आप ऐड देखते हैं और टीवी में ऐड देखते हैं, आप कई चीज़ों को ख़रीदते हैं, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने उस टीवी के अंदर उस ऐड करने वाले एक मॉडल को देखा है जो कि उस चीज़ को उपयोग करने पर या उस चीज़ को ग्रहण करने पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और उसी चीज़ को आधार मानकर, ठीक है, हमने भी उस चीज़ को अपने व्यवहार में लाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है मित्रों, तो जो मॉडलिंग की जाती है, ठीक है, कपड़ों के लिए या इत्यादि के लिए जो मॉडल बनाए जाते हैं वो भी इसी तर्जना पर आधारित होते हैं मित्रों। और इसे एक और प्रयोग के द्वारा समझा जा सकता है। देखिए, एक प्रयोग किया गया और एक 5 मिनट की अवधि में बच्चों के 3 ग्रुप बनाए गए और उन्हें 3 ग्रुपों को अलग अलग फिल्म दिखाई गई। इसमें से इस एक फिल्म में ये दिखाया गया कुछ बच्चों को कि एक कमरा है जिसमें बहुत सारे खिलौने पड़े हुए हैं और एक बालक उस कमरे में प्रवेश करता है और वो उन खिलौनों के ऊपर आक्रामक व्यवहार दिखाता है, और जो खिलौना जितना बड़ा होता है वो उसे उतनी ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरी जो ग्रुप था उस बच्चों को एक ऐसी फिल्म दिखाई गई जिसमें बच्चा जब एंटर करता है रूम में तो वो खिलौने के प्रति आक्रामक व्यवहार कम दिखाता है,
और तीसरी फिल्म में ये दिखाया गया कि आक्रामक व्यवहार बिल्कुल नहीं दिखाता है, वो उनके स्नेह प्रकट करता है। पहली फिल्म जो दिखाई गई थी उसमें आक्रामक व्यवहार प्रकट करने वाले को पुरस्कृत किया गया था। ठीक है मित्रों, और इस प्रयोग के जस्ट बाद उन बच्चों जिनको ये 3 ग्रुप जिनको ये फिल्म दिखाई गई थी उनको अलग अलग रूम में छोड़ दिया गया जहाँ खिलौने थे। तो और फिर उनका ऑब्जर्वेशन किया गया, उनको देखा गया, तो ये बात रिकॉर्ड की गई कि जिन बालकों ने आक्रामक व्यवहार प्रकट करने वाले बालक को पुरस्कृत होते हुए देखा, उन्होंने भी खिलौने के प्रति वही आक्रामक व्यवहार प्रकट किया। अर्थात बालक जो होता है वह अपने प्रौढ़ों को अपने समाज में, अपने परिवेश में, अपने आस पड़ोस के लोगों को देख कर सीखता है। जिस प्रकार का व्यवहार उसके सामने समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उसी प्रकार का व्यवहार वो भी प्रस्तुत करता है मित्रों। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों। तो संज्ञानात्मक अधिगम की बात होती है। देखिए, मनोविज्ञान अधिगम को उन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के रूप में देखते हैं जो अधिगम के मूल में होती हैं। अधिगम में ऐसे उपागम विकसित किए हैं जो अनेक प्रक्रियाओं पर फोकस करते हैं जो अधिगम करते समय घटित होती हैं, ना कि केवल ऐसा या ऐसे संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। प्राचीन व क्रिया प्रसिद्ध अनुबंधन में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, अंतर्दृष्टि अधिगम की बात करते हैं यहाँ पर हम। तो संज्ञानात्मक अधिगम में अंतर्दृष्टि अधिगम ये कोहलर का था मित्रों। कोहलर ने क्या किया कि चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और उसके सामने एक बॉक्स में केलों को लटकाया गया। ठीक है, अब चिंपैंजी ने क्या किया कि केलों को प्राप्त करने के लिए अपनी सूझ का प्रयोग किया। उसने कई प्रकार से, मतलब जैसे उसके पास में पड़ा हुआ डंडा का उपयोग किया और डंडे को लेकर केले को प्राप्त कर लिया। ठीक है, दूसरी बार में क्या किया कि कुछ अधिक ऊंचाई पर लगाया गया था, है ना। इस प्रयोग को अगर हम पूरा देखें, यहाँ पर इस प्रयोग को पूरा नहीं दिया गया है, इसके बारे में सिर्फ बताया गया है कि बॉक्स में डंडे से भोज्य पदार्थ को प्राप्त किया गया। ठीक है, तो प्रयत्न त्रुटि या फिर बार बार या प्रबलन के आधार पर उसने ये सब प्राप्त नहीं किया। उसने एकदम से उसके माइंड में सूझ आई, उसके दिमाग में एक सूझ आई और उसके आधार पर उसने समग्रता को देखते हुए उस चीज़ को प्राप्त कर लिया। एकाएक एक बक्से पर खड़ा हो जाता है और डंडा मारकर केले को मारता है, सामान्यतः उसकी पहुंच से बाहर था। ठीक है मित्रों, यहाँ लिखा हुआ आप देखें, इस प्रक्रिया में जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान एकाएक स्पष्ट हो जाता है, अंतर्दृष्टि अधिगम में वह चीज़ आती है। ठीक है मित्रों, तो उसके पश्चात कुछ समय तक प्रगति का आभास नहीं होता है, फिर अंत में एकाएक समस्या समाधान उत्पन्न होता है। अंतर्दृष्टि अधिगम में अचानक समाधान प्राप्त होना अनिवार्य है। एक बार समाधान मिल जाने पर अगली बार समस्या उपस्थित होने पर उसकी पुनरावृत्ति तत्काल की जा सकती है मित्रों। तो अंतर्दृष्टि जो अधिगम है वो हमारे सूझ को बताता है। अब होता है अव्यक्त अधिगम। देखिए, अव्यक्त अधिगम के बारे में टॉलमेल ने बात करी थी। इसका मतलब ये होता है, संज्ञानात्मक अधिगम को कहते हैं अव्यक्त अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है किंतु व्यवहार दर्शाया नहीं जाता है जब तक कि उसे दर्शाने के लिए प्रबलन प्रदान नहीं किया जाता है। टॉलमेल ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ चूहों को भूल भुलैया में छोड़ दिया। ठीक है, और भूल भुलैया में रास्ता खोजने के लिए उन्हें छोड़ दिया, अन्वेषण करने के लिए। और पहले वाले जो उसने 2 ग्रुप रखे। पहले वाला जो चूहों का ग्रुप था उसने उसे भूल भुलैया में रास्ता खोजते समय भोजन दिया, तो भोजन उन्होंने प्रबलन का कार्य किया और उन्होंने क्या करा, अन्वेषण जल्दी ही पूर्ण कर लिया। ठीक है, भूल भुलैया को सॉल्व कर लिया। लेकिन दूसरे जो चूहे थे उन्हें क्या किया गया, उन्हें इस तरीके का प्रबलन नहीं दिया गया, तो उनकी क्रिया जो थी वो मंद थी, वो क्रिया नहीं कर रहे थे, अधिक क्रिया नहीं दिखाए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें भी प्रबलन के रूप में भोजन दिया गया, उन्होंने भी उस चीज़ को खोज लिया। ठीक है, यानी भूल भुलैया को सॉल्व कर लिया। कहने का मतलब जो दूसरा ग्रुप था वो पहले ही जानता था कि कैसे उस चीज़ का रिसर्च किया जा सकता है, वह व्यवहार उन्होंने सीखा हुआ था, परंतु जब तक उन्हें प्रबलन नहीं दिया जा रहा था उस चीज़ को प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। इसी तरीके से अव्यक्त व्यवहार जो होते हैं मानव कई प्रकार से सीख लेता है, पर वो उसको तब तक प्रस्तुत नहीं करता है जब तक कि उसे उसके लिए प्रबलन नहीं दिया जाता है। ठीक है मित्रों, वांछित अधिगम के अध्ययन में प्रयुक्त विधियां अगर हम बात करें, अब हम वांछित अधिगम की बात करेंगे। देखिए, वांछित अधिगम का मतलब होता है यह अधिगम मनुष्यों तक ही सीमित है। आप जानते हैं कि मनुष्य विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं तथा उनके सब लक्षणों के बारे में मुख्यतः शब्दों के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित करता है। इस शब्द का दूसरे शब्द से सहचार्य बन जाता है। मनोविज्ञान ने प्रयोगशाला में इस तरह से सीखने की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए कई विधियों का विकास किया है। प्रत्येक विधि का किसी न किसी तरीके के शाब्दिक सामग्री से अधिगम से जुड़े हुए विशिष्ट प्रश्नों की खोज के लिए उपयोग किया जाता है मित्रों।
वाचिक अधिगम की प्रक्रिया में अध्ययन में मनोविज्ञान कई तरीके की सामग्रियों का उपयोग करता है, जैसे निरर्थक शब्द है, परिचित शब्द है, अपरिचित शब्द है। मान लीजिए आप बालक को कोई ऐसी भाषा समझाना चाह रहे हैं जो उसके लिए अपरिचित है और उसे पहले से कोई भाषा आती है, तो अगर आप उस भाषा जो जिससे वो परिचित है उसके शब्दों का अपरिचित भाषा की शब्दों के साथ सूची बना लेंगे, ठीक है, तो वो बालक जल्दी ही सीख पाएगा। कहने का मतलब आप एक बालक को अंग्रेजी सिखाना चाह रहे हैं और उसे हिंदी पहले से आती है, तो आप अंग्रेजी के जो शब्द हैं, ठीक है, जो शब्द आप उसको सिखाना चाह रहे हैं पहले, ठीक है, क्योंकि शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, तो उन शब्दों की एक सूची बना ली जाए जो हिंदी के शब्दों में होती है, तो वो बालक जो होता है वो जल्दी ही उस चीज़ को सीख जाता है। इसमें कई तरीके की विधियाँ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया युग्मित सहचर अधिगम, यानी युग्मित सहचर यानी युगम बना लीजिए, जिसमें अनुचित और परिचित, ठीक है, अनुचित नहीं, मतलब अपरिचित और परिचित, यानी अपरिचित शब्द का समूह एक बना लिया जाए और परिचित शब्दों का समूह जो भाषा उसे पहले से आती है उसका समूह उसके साथ बना लिया जाए और फिर अधिगम कराया जाए, तो इसे युग्मन अधिगम कहा जाता है मित्रों। और आज हम मित्रों इतना ही पढ़ेंगे और बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है इस चैप्टर का, जिसमें अब देखें आप एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने इसके अंदर पावलोव का अधिगम सीखा, जिसमें हमने ये बताया कि कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस कैसे एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं, सहचार्य कैसे स्थापित किया जाता है। उसके बाद हमने नैमेटिक यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग यानी नैमेटिक अधिगम के बारे में बात करी और उसके क्रिया प्रसूत अधिगम यानी स्किनर की बात करी, एक ही नाम है ये। उसके बाद मतलब हमने ये देखा कि कॉहलर ने जो अंतर्दृष्टि की बात करी थी और टॉलमैन का जो अव्यक्त अधिगम था, सामाजिक अधिगम, बंधुरा का जो प्रेक्षणात्मक अधिगम था, इसकी हमने बात करी मित्रों। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार सुनिएगा और आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उसे अपनी रफ कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। ये हमारा चैप्टर का पार्ट 1 था और पार्ट 2 हम जल्दी ही लेके आएंगे मित्रों। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है मित्रों। आज अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।